एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। यह अध्याय 25 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो जो निर्वाचन मतलब कि आयोग है, इलेक्शन कमीशन, इसका जो संबंध है वो किस भाग से है? तो भाग 15 से है और अनुच्छेद 324 से 329 क तक इसका संबंध है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, परंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग के शक्तियों को विस्तारित किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। याद रखिएगा, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के चुनावों के लिए समान रूप से उत्तरदायी है, परंतु राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पंचायतों और निगम चुनावों को कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान करता है। शर्त यह है कि वह नागरिक किसी आपराधिक मामलों में दोषी न ठहराया गया हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने राजनीतिक समानता की मांग की थी। 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग की थी और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अगर बात करें तो चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो चुनाव है ये समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा मताधिकार उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। निर्वाचन आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्यीय संस्था थी, लेकिन 1989 में इस संस्था को 3 सदस्यीय बनाया गया और पुनः अगले वर्ष यानी 1989 के बाद इसे 1 सदस्यीय बना दिया गया और इसके बाद 1993 में इसे पुनः 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद उठ रहे हैं और इनमें सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की मांग की जा रही है, जिसमें यानी इस समिति में कौन कौन से लोग होंगे? इसके गठन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के नेता। अन्य आयुक्त के बारे में अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? सामूहिक, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो स्थान होता है वो समान होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो प्राथमिकता है केवल इतनी सी है कि वह निर्वाचन आयोग के बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। उनके वेतन भत्ते और दूसरे लाभ भी एक समान जैसे होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो इनके वेतन भत्ते और दूसरे लाभ भी एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। और ये जो इनके कह सकते हैं कि इनकी जो दर्जा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। और ऐसी स्थिति में जब अगर बात करें तो कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है तथा वह 65 वर्ष की उम्र तक इस पद पर बने रह सकते हैं। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इन दोनों में से जो भी पहले हो इस पद पर वो बने रह सकते हैं। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाया भी जा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का जो प्रावधान है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
इसीलिए वैधानिक रूप में निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो निर्वाचन आयोग के कार्य है, चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग के शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग के शक्ति और जो कार्य है इनकी 3 श्रेणियां हैं: प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य और अर्ध न्यायिक कार्य। देखिए, चुनाव तिथियों का जो निर्धारण है, अगर इसके बारे में बात करें, जो इसका जो कार्य है, संविधान जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने से संबंधित निर्णय करने का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव के तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। दूसरा, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है। परिसीमन आयोग अधिनियम, जो परिसीमन आयोग अधिनियम है 1952, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 10 वर्षों के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, ईवीएम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाइन 15 अक्टूबर 1980 को एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। किसने? एम.वी. हनीफ। देश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग 1988 में प्रारंभ हुआ। देखिए, यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती है तो ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है। नामीबिया प्रथम अफ्रीकी देश है जहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है और इसके अतिरिक्त इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद तीसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है। किस उद्देश्य से किया जाता है? इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। इसके बाद नेक्स्ट जो कार्य है इलेक्शन कमीशन का, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है जिसे वह पूरे भारत में प्रयोग कर सकता है। राज्य स्तरीय दलों के लिए उनके राज्य में या अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होते हैं जिनमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद वीवीपैट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। देखिए, वीवीपैट मतदाता को ईवीएम से मतदान प्रणाली में प्रतिपुष्टि यानी कन्फर्मेशन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो वीवीपैट क्या करता है? मतदाता प्रणाली में मतदाता को ये कन्फर्मेशन देता है। क्या कन्फर्मेशन देता है? कि देखिए, इसका जो कार्य है, इस व्यवस्था में ईवीएम से एक प्रिंटर जुड़ा होता है। मतदाता के द्वारा जब वोट मतलब कि दिए जाते हैं तो प्रिंटर से एक पर्ची निकलती है जिस पर क्रम संख्या, चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिखा होता है और बाद में यह पर्ची साथ में जुड़े बॉक्स में गिर जाती है। इस तरह से इसका जो है कार्य संपन्न होता है। याद रखिएगा, चुनाव में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही होती है वो किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है और यह प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर निशान छोड़ देती है।
सिल्वर नाइट्रेट त्वचा पर उपस्थित नमक से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, जो जल में अविलय होता है। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 मार्च 2016 को राष्ट्रपति के सहमति के बाद निर्वाचन विधि अधिनियम 2016 लागू हुआ। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों की अदला बदली के बाद भारतीय नागरिक बने लोगों को जो भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों का जब अदला बदली हुआ, इसके बाद भारतीय नागरिक बने लोगों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग को इस क्षेत्र में परिसीमन का अधिकार देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को संसद की मंजूरी मिली। 2015 में, याद रखिए, 2015 में 100वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 31 जुलाई 2015 से 51 बांग्लादेशी बस्तियों को भारत में और 111 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश में शामिल किया गया। तो 51 बांग्लादेशी बस्तियों को भारत में शामिल किया गया और 151 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया। इसके बाद अर्ध न्यायिक कार्य, इसके बारे में देख लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, 5वां है अर्ध न्यायिक कार्य। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जिसमें निम्नलिखित 2 कार्य हैं। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है, और अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का यह अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। अन्य कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयोग को उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना। ये मतलब कि इलेक्शन कमीशन के अदर फंक्शन है, अदर कार्य हैं। उम्मीदवारों के द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल तथा राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना तथा उसे समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो आर्टिकल 324 है, अनुच्छेद 324 है, इसका विषय वस्तु क्या है? तो चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। आर्टिकल 325 का विषय वस्तु क्या है? तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यानी इन्हीं आधारों पर, यानी धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 326 लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। आर्टिकल 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। आर्टिकल 329 चुनाव से संबंधित विषयों में न्यायालयों में जो चुनाव से संबंधित विषय हैं, इसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। और आर्टिकल 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जो कि ये निरस्त है। देखिए, इन सब के अतिरिक्त अगर बात करें तो आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में सूचना देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए भी सुझाव देता रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली अधिसूचना से होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। और यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा के अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान के तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता है। याद रखिएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। आयोग भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आवश्यक फाइलों को देख सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग के पास न्यायिक शक्तियां भी है। वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है तथा उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश करता है।
निर्वाचन आयोग की नई भूमिका। देखिए, वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत प्रभावी हुई है। 1990 के बाद एक और विधायिका एवं कार्यपालिका का ह्रास हुआ, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका और उत्तरदायित्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 1990 के बाद केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर अल्पमत और गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। भारतीय राजनीति में 1996 से 1999 के बीच मात्र 3 वर्षों में 3 लोकसभा चुनाव आयोजित हुए, इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अधिक सशक्त हुई और यह अब 5 वर्षों में केवल एक बार सक्रिय होने वाले संस्था नहीं रही। देखिए, अब प्रति वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, इसीलिए जो निर्वाचन आयोग है इसकी भूमिका जो है अधिक सक्रियता, इसके भूमिका में अत्यधिक जो है सक्रियता आई है। चुनाव में धर्म और जाति के मुद्दों का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा और ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष, अगर बात करें तो चुनाव में धर्म और जाति के मुद्दे पर व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। जाति और धर्म को लेकर जो है इसका प्रचार किया जाने लगा कुछ दलों के द्वारा, और ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करना जो है एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव आचार संहिता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जो है मतलब कि उल्लेखित हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का मूल जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है। पहला, सरकार में रहने वाले सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान सरकार में रहने का कोई लाभ प्राप्त न हो, सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करना। देखिए, चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने 1960 के दशक से ही जो है प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसका प्रभावी और महत्वपूर्ण उपयोग 1990 के बाद से देखा गया है। दलों से संबंधित जो आचार संहिता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, दलों से संबंधित जो आचार संहिता है, निर्वाचन आयोग ने 1971 में हुए 5वें आम चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी। ठीक है, कब? तो 5वें आम चुनाव में, 1971 में हुए 5वें आम चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू की और इसके बाद समय समय पर आचार संहिता को संशोधित किया गया और राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किए गए। राज्य स्तर पर 1960 में केरल विधानसभा चुनाव से ही आदर्श आचार संहिता का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इस आचार संहिता का उद्देश्य राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान अवसर उपलब्ध कराना है तथा प्रचार की व्यवस्थाओं को निष्पक्ष बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो और व्यक्तिगत आलोचना प्रतिबंधित है। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें, जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना इत्यादि। राजनीतिक दल ऐसी, याद रखिएगा, राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों। दल या प्रत्याशी पहले ही यह सुनिश्चित कर लें कि चुनाव प्रचार के लिए जो स्थान उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। इसके बाद सत्तारूढ़ दल से संबंधित जो आचार संहिता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आचार संहिता लागू होने के पश्चात सत्तारूढ़ सरकार या प्राधिकरण किसी वित्तीय सहायता, सड़क निर्माण या नई नियुक्तियों की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्य मतदाताओं को जो है प्रभावित कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दलों पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और अपने दल के प्रचार के लिए सरकारी धन का प्रयोग करते हैं। साथ ही सरकारी मीडिया का भी ये लोग दुरुपयोग करते हैं और ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग उपयुक्त आरोपों की जांच करता है। चुनाव के समय जो आचार संहिता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें जो है मतलब कि प्रावधान किए गए हैं। चुनाव के समय जो आचार संहिता लागू होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र देना, मतदाता के, देखिए अगर बात करें तो जब मतदान होता है तो मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को जो है मतलब कि किसी मतदाता को शराब वितरित नहीं की जा सकती है। तो मतदाता को किसी तरह से आप जो है मतलब कि आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक किसी तरह से लोग नहीं दे सकते हैं।
मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिन्ह, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीति के जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया है और उससे भी बढ़कर 2007 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार यह प्रावधान किया कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब कि अगर जो उम्मीदवार हैं अपने नामांकन पत्र के साथ एक ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें उम्मीदवार अपने शैक्षिक यानी एजुकेशनल रिकॉर्ड, संपत्ति का वितरण और अपने आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करेंगे। सत्ताधारी दल सरकारी धन का व्यय करके विज्ञापनों के माध्यम से उपलब्धियां न गिनवाएं, ठीक है, इसके लिए मना किया गया है। सत्ताधारी दल विश्राम गृह, डाक बंगले या सरकारी आवासों पर एकाधिकार न करें और वे इन स्थानों का यानी जो विश्राम गृह है या जो डाक बंगले हैं या सरकारी जो आवास हैं, इन स्थानों पर वे जो है प्रचार का प्रयोग, प्रचार के लिए कार्यालय के रूप में इसका प्रयोग न करें। मुख्यमंत्री या मंत्री शासकीय दौरा नहीं कर सकेंगे। विवेकाधीन निधि से अनुदान या स्वीकृति चुनाव घोषणा के दौरान नहीं हो सकेगी। शासकीय सेवक किसी भी प्रत्याशी के लिए निर्वाचक, मतदाता या गणना अभिकर्ता यानी एजेंट नहीं बनेंगे। इसके बाद चुनाव सुधार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अगर बात करें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की आधारभूत शर्त है। चुनाव में धन और बल का प्रयोग लोकतंत्र की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है, यानी चुनाव में आप धन बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अगर बात करें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है निर्वाचन के द्वारा सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण और वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो निर्वाचन है इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, यानी इन चुनावों के द्वारा अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है तो इस चुनाव के द्वारा सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण और वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश लोकतंत्र के भावना को हतोत्साहित करने वाला है और भारत में चुनाव सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और कई अन्य समितियों का गठन किया गया है जिन्होंने निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर बल दिया है। तो चुनाव सुधार से संबंधित जो समिति है इसका नाम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसके बाद राजनीतिक दलों को राज्य की सहायता, राजनीतिक दलों को राज्य की जो सहायता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति और अन्य समितियों के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का समर्थन किया गया, जिसके पक्ष में अगर बात करें तो जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए। ठीक है, ये जो तर्क दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या तर्क दिए गए। पहले तर्क को देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला तर्क है, अगर बात करें तो वर्तमान चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दल औद्योगिक घरानों से चंदा प्राप्त करते हैं, इसीलिए चुनाव जीतने के बाद उनके हितों को पूरा करते हैं। जब राज्य के द्वारा चुनाव के लिए दलों को वित्तीय सहायता दी जाएगी तो चुनाव के बाद दल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में कार्य करेंगे। राजनीतिक दल सार्वजनिक कार्य को संपादित करते हैं, इसीलिए राज्य के द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए। राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने से सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में समान अवसर प्राप्त होंगे और धन के आधार पर मात्र कुछ दलों का वर्चस्व नहीं रहेगा। सभी आयोगों या समितियों ने यह भी कहा है कि दलों को प्राप्त वित्तीय सहायता नगद राशि के रूप में नहीं बल्कि सुविधाओं के रूप में होनी चाहिए, जैसे दलों को सरकारी आवास की सुविधा देना, टेलीफोन संचार माध्यमों पर प्रचार की सुविधा देना आदि। ठीक है, और इसके बाद जो है चुनाव में धर्म का उपयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय की जो रोक है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, चुनाव में धर्म का उपयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है 2 जनवरी 2017 को चुनाव में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है,
विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि ईश्वर और मनुष्य का जो संबंध है उसका व्यक्तिगत संबंध है और ऐसे में इसका उपयोग चुनाव में नहीं किया जा सकता है। धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या मतदाताओं से मतदान नहीं करने के लिए कहना भ्रष्ट आचरण है। तो धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर वोट मांगना या मतदाताओं से जो है मतदान नहीं करने के लिए कहना, ये जो आचरण है वो भ्रष्ट प्रकृति के हैं। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद विपक्ष में जो तर्क है, अगर बात करें तो मतलब कि जो विपक्ष में जो तर्क है, क्या तर्क दिया गया है, तो राजनीतिक दलों को राज्य की जो सहायता है इसके विपक्ष में मतलब कि विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता देने से चुनाव में धन का प्रयोग नहीं रुकेगा। राजनीतिक दल सरकार से प्राप्त पैसे का उपयोग चुनाव के अलावा अन्य गतिविधियों में भी, अन्य एक्टिविटी में भी कर सकता है। अनेक लोग राजनीतिक दलों का निर्माण कर लेंगे जिससे वे राज्य से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें। निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रशंसनीय भी है। निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसने लोकसभा के 16 चुनावों को सफलतापूर्वक संचालन किया है, लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए भारत में तत्काल कुछ और चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। और ऐसा कुछ प्रमुख जो है, कह सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रमुख सुधार जो है निम्नलिखित है। जैसे पहला है दलों को प्राप्त चंदे, यानी दलों को प्राप्त जो डोनेशन होता है इसको सार्वजनिक करके उसके स्रोत को, जो दलों को प्राप्त चंदे होते हैं इनको सार्वजनिक करके उसके स्रोत को निर्वाचन आयोग को बताया जाना चाहिए। और अब तक 20,000 रुपए से अधिक के चंदे की राशि को सार्वजनिक रूप में, यानी पब्लिकी तौर पे कह सकते हैं कि सार्वजनिक रूप में निर्वाचन आयोग को बताना होता था। बजट 2017-18 के भाषण में वित्त मंत्री ने इस सीमा को घटाकर 2,000 रुपए कर दिया है। चुनाव आचार संहिता को वैधानिक आधार प्रदान किए जाएं व इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार चुनाव आयोग को सौंपे जाए। एक प्रत्याशी के द्वारा 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर जो है स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाए। प्रत्याशी के चुनाव खर्चे में दल के द्वारा खर्च की गई राशि को भी सम्मिलित किए जाए। प्रत्येक राजनीतिक दल का वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाए। अगर बात करें तो प्रत्येक राजनीतिक दल का जो वार्षिक लेखा परीक्षण है, इसका मतलब कि वार्षिक लेखा परीक्षण की जाए। और बात करें तो जिन सांसदों और विधायकों के विरुद्ध अपराध के मामले लंबित हैं उनको निपटाने के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर इनके विरुद्ध चल रहे मामलों को निस्तारित किए जाने चाहिए। सांसदों और विधायकों के लिए निर्धारित खर्च का पालन सख्ती से किया जाए। चुनावों की वित्तीय सहायता सरकारों के द्वारा भी जो है प्रदान की जा सकती है और इसका समर्थन इंद्रजीत गुप्ता समिति ने किया था। तो चुनावों को वित्तीय सहायता सरकारों के द्वारा भी प्रदान की जा सकती है और इसका जो समर्थन है किस समिति ने किया? इंद्रजीत गुप्ता समिति ने किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में नोटा के प्रयोग पर रोक। नोटा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में राज्यसभा चुनाव के लिए नोटा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, नोटा इसका मतलब होता है उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प के उपयोग पर जो है रोक लगा दिया है। इस विकल्प को मतलब कि रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने 2014 और 2015 में 2 अधिसूचनाएं जारी करके राज्यसभा चुनाव में नोटा को लागू किया था। भारत में नोटा के विकल्प का उपयोग पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। सर्वप्रथम 2013 में निम्नलिखित 4 राज्यों में नोटा का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, जो मतलब कि सबसे पहले यानी 2013 में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नोटा का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम पहली बार यही मतलब कि इन्हीं राज्यों में 4 राज्यों में 2013 में नोटा का प्रयोग किया गया। इसके बाद चुनाव सुधारों पर 20वें विधि आयोग की रिपोर्ट जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता वाले 20वें विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को 12 मार्च 2015 को प्रस्तुत की। आयोग की इस
255वीं प्रतिवेदन रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां कॉलेजियम के माध्यम से करने और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के सुझाव शामिल हैं। 3 सदस्यीय प्रस्तावित कॉलेजियम में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त विपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मतदान को अनिवार्य करने के विचार को जहां विधि आयोग ने खारिज किया है, वहीं सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पूर्व ही सरकारी विज्ञापनों के जो नियमन है, रेगुलेशन है, इनका नियमन का आयोग का सुझाव है। रेगुलेशन का जो है आयोग का सुझाव है। चुनावी खर्च के मामले में आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि उम्मीदवारों की ओर से किए जाने वाले खर्च की जो अवधि है बढ़ाकर चुनाव के तिथि की घोषणा से परिणाम की घोषणा तक किया जाना चाहिए। कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले चुनावी चंदों के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए विधि आयोग ने कंपनी कानून में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि चुनावी खर्च का हिसाब किताब नहीं रखने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग के विचारों से सहमति जताते हुए विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून में, यानी जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, इस कानून में इसके लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। 2-2 सीटों से चुनाव लड़ने की जो परंपरा है, इसको भी हतोत्साहित करते हुए आयोग की जो रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि इससे मतदाताओं का समय व्यर्थ ही बर्बाद होता है। इसके बाद निर्वाचन से संबंधित संविधान संशोधन जो अधिनियम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाचन से संबंधित संशोधन अधिनियम, तो देखिए द्वितीय संविधान संशोधन जो है, इसमें जो प्रावधान किया गया है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संसदीय क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या सीमा को समाप्त कर दिया गया। 8वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति या जनजाति तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण के समय सीमा, ठीक है। 11वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो इसके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि निर्वाचक गण का निर्वाचन पूर्ण नहीं हुआ था। 45वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रावधान हुआ, अनुसूचित जाति या जनजाति और एंग्लो इंडियन के आरक्षण की जो समय सीमा है, इसको बढ़ाना 45वें संविधान संशोधन में इसको बढ़ा दिया गया। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून जो है लाए गए। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में, इसमें क्या हुआ कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की जो आयु है, मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 62वां संविधान संशोधन 1989 में ही अनुसूचित जाति या जनजाति व एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। और 95वां संविधान संशोधन 2010, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति व एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 60 से 70 वर्षों तक बढ़ाना। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा इस आरक्षण को 60 से 70 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के चुनाव खर्चों की जो सीमा है, इसमें वृद्धि की गई। किस तरह से की गई, 28 फरवरी 2014 को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी के द्वारा व्यय करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। लोकसभा के लिए खर्च सीमा, लोकसभा का जो चुनाव है, अगर चुनाव होता है तो इसकी जो खर्च सीमा है वो 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया। और विधानसभा चुनाव के लिए खर्च 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के लिए लोकसभा चुनाव खर्च सीमा जो है 54 लाख रुपए है। और इसी प्रकार विधानसभा चुनाव के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी में खर्च सीमा 20 लाख रुपए है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है 25 जनवरी 2019 को देश में 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो 25 जनवरी 2019 को देश भर में 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2017 में इस दिवस का जो मुख्य विषय था, जो थीम था, वो था युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण। विश्व के 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है।
संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, तो भारत के मतलब कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए जितने भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कभी नहीं रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, या यह भी पूछा जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से कौन कौन हैं। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुकुमार सेन प्रथम, इसके बाद केवीके सुंदरम, एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन, एस.एल. सकधर, आर.के. त्रिवेदी, आर.वी.एस. शास्त्री, श्रीमती वी.एस. रमा देवी, इनका नाम याद रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इसके बाद टी.एन. शेषन, एम.एस. गिल, जे.एम. लिंगदो, टी.एस. कृष्णामूर्ति, बी.वी. टंडन, एन. गोपाल स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं तो कौन, नवीन चावला, एस.वाई. कुरैशी, वी.एस. संपत, एच.एस. ब्रह्मा, डॉक्टर नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा। ये 2021 से वर्तमान में यही है। तो जो प्रथम और जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं इनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए याद रखिएगा, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वी.एस. रमा देवी कार्यवाहक के रूप में थी। और देश में प्रथम मुस्लिम, अगर बात करें प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप